आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने डपलेट रूल को देखा, नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्टेट रूल को देखा। आज हम लोग जो है, ठीक है ना, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। अगर एक बार जिस लड़के का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर हो गया, ठीक है ना, तो आने वाले समय में उनको कोई भी केमिकल रिएक्शन में परेशानी नहीं होगी। सारा कुछ उनको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री में क्या कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते किसको हैं। आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो दो तरीके से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक हो गया कन्फिग्रेशन। आप हमेशा समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, और कन्फिग्रेशन का जो मतलब है दोस्तों, है ना, वो होता है अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, इन अ सेल। ठीक है, तो अगर आपसे आज के बाद से पूछेगा कोई कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या, तो आप क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है सेल या ऑर्बिट में। अब किस तरह से अरेंजमेंट होता है, किस तरह से नहीं होता है, वो आप लोग अगर 9th क्लास अगर अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो वहाँ बोर्स-ब्यूरी का, है ना, कंसेप्ट था, बोर्स-ब्यूरी का थ्योरी था। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि एटम में किस तरह से एनर्जी लेवल जो होता है, कौन सा सेल का क्या एनर्जी लेवल होता है, और किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो है भरना शुरू करते हैं, अरेंजमेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। आइए पहले बोर्स-ब्यूरी थ्योरी को देख लें, एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन अ पर्टिकुलर मैनर इन द सेल और ऑर्बिट, जैसा कि आपको बताया गया। अब बोर्स-ब्यूरी स्कीम क्या था, बोर्स-ब्यूरी थ्योरी क्या था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को भरने का, है ना, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे एटम में भरा जाता है, सेल में कैसे भरा जाता है। ये किसने बताया था, बोर्ड और ब्यूरी ने बताया था कि अरेंजमेंट कैसे होता है सेल में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का, वही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल, एन इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फिल एन ऑर्बिट और अ सेल विथ लोअर एनर्जी लेवल। अब ये एनर्जी लेवल क्या है दोस्तों, तो थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि एनर्जी लेवल क्या होता है सेल का या ऑर्बिट का। अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि जिस सेल का सबसे लो एनर्जी होगा, पहले इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसमें पुट करेंगे, उसके बाद वाले को आगे, फिर उसके बाद वाले को आगे, और इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चलेंगे, ठीक है। लोअर टू हायर जाएंगे, पहले लोअर वाले को बढ़ेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। आप समझ रहे हैं, रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 2 कहता है क्या, ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन ईच ऑर्बिट। अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि हम ऑर्बिट अगर है या सेल है तो उसमें जितना मन करे उतना इलेक्ट्रॉन को भरते चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक, है ना, रूल होता है कि किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल या ऑर्बिट में जो होता है वो 2n² के बराबर होता है, जहाँ पे n का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल्स को या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को, जो थोड़ी देर के बाद आपको डायग्राम के थ्रू जब हम समझाएंगे तो और आपका विज़न क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि हम रैंडमली किसी भी सेल में ज़बरदस्ती इतना इलेक्ट्रॉन नहीं डाल देंगे, किसी में इतना इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, उसका एक डिफिनिट पैटर्न होता है, ठीक है ना, कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं, तो वो होता है 2n² के बराबर, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग 2n² रूल भी कहते हैं, जहाँ ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थोड़ा देर के बाद ये सारे थ्योरी का एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, आप बने रहिए। रूल नंबर 3, अब देखिए, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट द आउटर मोस्ट, यहाँ देखिएगा
आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा है किसी भी एटम में, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं दोस्तों, तो आप जान गए कितना मैक्सिमम भर सकते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम आपका 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बोर्स-ब्यूरी स्कीम या बोर्स-ब्यूरी का जो थ्योरी था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो है अरेंजमेंट किसी भी सेल में ऑर्बिट में कैसे किया जाता और कैसे नहीं किया जाता है, वो 3 रूल के बारे में आप हमेशा याद रखें, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आइए दोस्तों, अभी तक हमने देखा बोर्स-ब्यूरी स्कीम क्या था, उन्होंने क्या क्या रूल बताया था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे और कैसे नहीं करना चाहिए। अब एक एक थ्योरी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान से, है ना, मेरी बातों को सुनिएगा। और जो चीज़ लिखने वाला बात होगा तो हम बोलेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाऊंगा, तब तक आप लोग उसको या तो वीडियो को पॉज कर वहाँ पे से आप लिखना शुरू कर दें, या फिर, ठीक है ना, जैसे मैं लिखता जाता हूँ आप भी वैसे लिखते चले जाएं, ठीक है। आइए अब हम लोग फिर से आते हैं वापस से स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, है ना, एक एटम लीजिए, अपने सोडियम को ही लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर पिछले क्लास में, है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 11। जिन बच्चों को, है ना, अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, केमिस्ट्री का पार्ट 1 से देखते हुए आप आगे बढ़ते रहें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम होए, ठीक है। तो आइए कैसे, देखिए, अगर सोडियम के पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है दोस्तों, 11, इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 11। अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ सर, तो भी आप क्या बोलेंगे, 11 बोलेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब देखिए, अब हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए मेरा एक न्यूक्लियस है। अब इसके अराउंड एक रिंग बनाएं, फिर 2 रिंग बनाएं, ये तीसरा सर्कुलर पाथ गया और ये चौथा गया, ठीक है ना। आपके बोर्ड में 4 रिंग तक आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा, 10th तक, अप टू 10th आपको 4 रिंग तक ही पढ़ना है, इसके आगे के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 11th में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नए तरीके से सिखाया जाएगा, जिसका नाम होगा अफबाहुस प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे कि एस में, पी में, डी में, एफ में, तो वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। अभी हम लोग के एल एम एन के बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हमारा न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस के जो पहला ऑर्बिट है, ये जो पहला रिंग है, इसी को तो ऑर्बिट, इस सर्कुलर पाथ को ही तो ऑर्बिट और सेल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो पहले सेल को हम लोग के सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से और चौथे को एन से। के सेल जो हुआ दोस्तों वो n बराबर 1, दूसरा हुआ n बराबर 2। एल सेल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्बिट को या सेकेंड सेल को, और m जो होता है वो तीसरे ऑर्बिट या सेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि n जो होता है वो चौथे ऑर्बिट और सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों किसको लेके, सोडियम को। ध्यान में रखिएगा बात को, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर हम के सेल की बात करें, ठीक है, और ये पता करना चाहते हैं कि इस के सेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बोर्स-ब्यूरी ने कहा 2n² के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखने शुरू करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने जा रहे हैं दोस्तों के सेल में। तो फॉर्मूला क्या था, 2n², जहाँ n बोला था नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ पे के सेल में n का वैल्यू 1 है, आप यहाँ 1 पुट कीजिए, तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या आया, 2। इसका मतलब कि आप के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब आगे बढ़िए, एल सेल की बात करें।
अगर इसमें हम लोग निकालें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फार्मूला फिर से हो जाएगा 2n², जहाँ L में देख लीजिए ये n का वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पे 2 पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, एकदम लिखते जाइए आराम से, है ना। अब हम आगे बात करें m सेल की। अगर मैं m सेल की बात करूं, ठीक है, तो m सेल में देख लीजिए n का वैल्यू कितना है 3। तो अगर इसमें आप निकालना चाहेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा 2n², जहाँ n का वैल्यू 3 पुट कीजिए, तो 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब आप m सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम भर सकते हैं। अब उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें n सेल की, किसकी, n सेल की बात करें, तो n सेल में अगर कोई पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16, और 16 दूनी कितना हो गया दोस्तों 32 इलेक्ट्रॉन्स। और ये रिंग यही ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, ये आगे बढ़ता ही चला जाता है ना, KLMNOP। लेकिन हम लोग हमेशा याद रखेंगे पहला सेल K से स्टार्ट होता है, सेकंड सेल L से, थर्ड सेल M से, फोर्थ सेल N से, और OPQ ऐसे बढ़ते चल जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, है ना। जो बोर्स-ब्यूरी का 2n² रूल था वो यही था कि किसी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप एकोमोडेट कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोर्स-ब्यूरी का, है ना, एक तीसरा रूल भी था, वो उन्होंने ये भी कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, आउटर मोस्ट सेल, वो कितना हो सकता है दोस्तों 8 हो सकता है, 8 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो जो भी फालतू इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसको हम लोग अगले ऑर्बिट या अगले एनर्जी लेवल में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि पहले सेल का एनर्जी लेवल E है, E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, और इसका E4 है, तो हर सेल का एक अपना एनर्जी लेवल होता है, एक अपना एनर्जी होता है। E1 का एनर्जी हमेशा E2 से छोटा होगा, ठीक ना, E2 का एनर्जी E3 से छोटा होगा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, E4 का होगा। तो आप एनर्जी लेवल भी लिख लीजिए, और इसी के बेसिस पे हम लोग भरना शुरू करेंगे। E1 लेस देन E2 लेस देन E3 लेस देन E4, ये हुआ आपका एनर्जी लेवल का ऑर्डर, है ना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन का, फिर होता है सबसे बाहरी, है ना, सेल का, फिर होता है E3 का, फिर होता है E2 का, और सबसे कम एनर्जी लेवल जो होता है वो सबसे, जो न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक है उनका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। जो न्यूक्लियस से जो सबसे ज़्यादा दूर रहेंगे उसके एनर्जी लेवल क्या होंगे दोस्तों, ज़्यादा होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब दो छोटे छोटे टर्म रह गए हैं, उन्हें भी देख के निपटारा कर लें, और फिर हम लोग, है ना, कॉन्फ़िगरेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले वैलेंसी क्या है और वैलेंसी की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ये कहता है कि कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का ये कैपेसिटी होता है गिव करना, एक्सेप्ट करना या शेयर करना। क्या देगा, क्या लेगा, क्या बांटेगा, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ही बांटेगा ना। तो एलिमेंट, है ना, एलिमेंट में अगर हम बात करें, एटम की अगर बात करें, तो कोई भी एटम किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, या फिर शेयर कर सकता है। तो कम्प्लीटली डोनेट करना, कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना, कम्प्लीटली शेयर करना। तो 3 तरह से इलेक्ट्रॉन्स का आपस में आदान प्रदान होता है। एक, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा मनी है तो मैं आपको दे दिया, अगर मेरे पास मनी की कमी है तो मैंने आपसे ले लिया, और एक जो दोनों के पास पैसा कमी है तो कुछ पैसा आपसे शेयर कर ली हम, और आप हमसे शेयर कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने स्कूल की ही बात करें तो आप देखते होंगे कि आपके स्कूल में 2 तरह के बच्चे होते होंगे। एक बहुत
अमीर बाप के बेटा होंगे और एक बहुत बड़े गरीब पिता के बेटा होंगे, ठीक है ना। तो जो अमीर घर का लड़का होगा उसके पास तरह तरह का बुक रहता है लेकिन पढ़ने में तेज़ नहीं रहता है। लेकिन एक गरीब घर का लड़का रहता है, उसके पास एक ही बुक रहता है लेकिन वो पढ़ने में तेज़ रहता है। तो वो अब कैसे, देखिए बुक का यहाँ पे हम लोग शेयरिंग करेंगे, वो ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री को अगर हम कॉमन एग्जांपल में लेकर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो और हमें इजी वे में समझ में आएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो गरीब घर का जो लड़का था उसने अमीर घर के लड़के से कहा कि भाई तुम्हारे पास तो फलाने फलाने किताब है, एक काम करो ना, तुम वो किताब हमको एक दिन के लिए दे दो, फिर पढ़कर मैं तुम्हें दे दूँगा। अमीर घर का लड़का बोला ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो इतने सारे किताब पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ये हो गया कि वो लड़का उसको किताब दिया तो ये एक्सेप्ट किया। एक लड़का कहा कि नहीं नहीं तुम ये किताब रख ही लो, मेरे पास बहुत सारी किताब है, तो वो हुआ कम्प्लीटली डोनेट किया। अब एक बार फिर से वो लड़का गया, लेकिन उस लड़के के पास भी जो किताब है एक पर्टिकुलर किताब था, मान लीजिए एस चांद का, और इस लड़के के पास जो किताब था वो एनसीईआरटी का था। तो अब ये एनसीईआरटी वाला लड़का क्या बोला कि तुम मुझे अपना एस चांद वाला किताब दे दो, अब बदले में तुम मेरे एनसीईआरटी पढ़ो, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये हुआ म्यूचुअल शेयरिंग। इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग। अब इस किताब को हटा दीजिए और एज्यूम कीजिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इंसान है ना कम्प्लीटली या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करने वाला अमीर आदमी दोस्तों कौन है? मेटल। एक्सेप्ट करने वाला वो गरीब आदमी कौन था? नॉन मेटल। और जब दो नॉन मेटल अगर आपस में दो गरीब आ जाएंगे ना तो क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, या डोनेशन होता है या एक्सेप्टेंस होता है, वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? वैलेंसी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और तब ये तीन चीज़ कर कर, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करता हुआ नियरेस्ट इनर्ट गैस के कन्फिग्रेशन को अचीव कर देता है और वो स्टेबल बन जाता है। अब आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखा रखा है कि वैलेंसी जो होता है मेटल का वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, और वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल जो होता है वो ऑक्टेट माइनस क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट की आप जानते हैं कि ऑक्टेट मतलब होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और करके भी आप लिख लीजिए, ऑक्टेट मतलब 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर कभी भी आपको नॉन मेटल का वैलेंसी पता करना हो तो 8 में से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, और अगर मेटल का अगर वैलेंसी पता करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए और तुरंत आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए और बता दीजिए कि इसका वैलेंसी फलाना और फलाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको सर? तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एटम का कर रहे हैं, एलिमेंट का कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट सेल में जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जितना भी प्रेजेंट होगा वो सब के सब दोस्तों क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही लिखा गया है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ अ सेल और ऑर्बिट, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए मज़ा है ना कि बेसिक अगर एक बार इंसान का बिल्डअप हो जाता है दोस्तों तो कैसे मज़ा आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी। हम लोग पार्ट 4 देख रहे हैं आज, ठीक है ना। अगर जो लड़के या लड़कियां है ना पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो कृपा करके पार्ट 4 पे डायरेक्ट नहीं आए, पहले बेसिक अपना बिल्डअप कर लें। ये वीडियो पड़ा रहेगा, है ना। दबा के डाउनलोड करो, दबा के शेयर करो, दबा के पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, ठीक है ना। कोई भी मैं आपसे फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आनंद ही आनंद लेते रहें इस चैनल का, ठीक है ना। और सारा कुछ आप क्या करें, घर पर बैठे
इस कोरोना एपिडेमिक में आप मज़ा लेते रहें केमिस्ट्री का, मज़ा लेते रहें फिजिक्स का, मज़ा लेते रहें बायोलॉजी का, मज़ा लेते रहें मैथ का, ठीक है ना। एक एक कर है ना, क्योंकि मैं सिंगल आदमी हूँ, ठीक है ना, इसलिए जितना हो सकता है मैं आप लोग के लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर रहा हूँ और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। जो भी लड़के मेरे से जुड़े हैं ना, उनका आप देखिएगा तो मैथ में 96, साइंस में 99, किसी का मैथ में 99, है ना, 100 में 100 लाने वाले भी लड़के हैं। कहिएगा तो हम किसी दिन एक दिन आपको सारे स्टूडेंट से आपको मिलवा देंगे। आइए यहाँ देखिए, अब हम सबसे पहला, ठीक है ना, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इससे पहले आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको लिखा दिया जाता है, उसको आप अभी फ़िलहाल याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक तो उम्मीद करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे अप टू बोर्ड तक, लेकिन 1 से 20 तक में ही आपका निपटारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क ना लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक तरफ कॉलम बनाइए एटॉमिक नंबर का, एक तरफ कॉलम बनाइए एलिमेंट का, एक तरफ कॉलम बनाइए सिंबल का, एक तरफ कॉलम बनाइए, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, एक तरफ कॉलम बनाइए वैलेंसी का, एक तरफ कॉलम बनाइए, ठीक है, इतना ही दूर तक रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना ही से मेरा काम हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, फटाफट लिखते चलेंगे। एटॉमिक नंबर 1, सबसे पहला नंबर पे जो एलिमेंट है उसका नाम है दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक है। इसका सिंबल होता है H, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी भी 1। अच्छा, नेचर भी लिख लीजिए यहाँ पे, नेचर, तो ये 1 है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा पे आइए, दूसरा पे आपका है हीलियम और इसको स्टार मार्क कर देंगे दोस्तों। हीलियम को हम लोग He से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी इसका 0, और ये क्या है दोस्तों, तो ये है हमारा नोबल गैस, ठीक है। तीसरा पे आएंगे और लिखेंगे लिथियम, है ना, Li, इसकी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 1 और वैलेंसी भी 1, और ये क्या है दोस्तों, तो ये है मेटल, ठीक है। चौथा नंबर पे आइए, बेरिलियम, ठीक है दोस्तों। बेरिलियम मतलब Be से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल Be, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2, और ये भी आ गया दोस्तों आपका मेटल्स में। पांचवा आइए बोरोन, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका हम लोग बात करें तो 3, वैलेंसी 3, और ये दोस्तों मेटोलॉइड होता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना करें। छठा नंबर पे आइए, कार्बन को कैपिटल C से, इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें 4, और इसकी अगर वैलेंसी की बात करें तो भी 4, और कार्बन याद रखिएगा दोस्तों ये क्या है हमारा, नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। ये भी स्टार रखेंगे दोस्तों, ये भी स्टार रखेंगे, ठीक है। 7वें नंबर पे आइए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल हो गया N, ठीक है ना। इसकी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 5, ठीक है ना, और इसकी अगर वैलेंसी की बात करें तो दोस्तों 3, और ये मेरा क्या हो गया, नॉन मेटल, ठीक है। 8वें नंबर पे आइए, हम लोग बात करेंगे दोस्तों अब ऑक्सीजन, सिंबल O हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, वैलेंसी 2 हो गया, और ये भी क्या है दोस्तों आपका एक नॉन मेटल है, ठीक है। 9वें नंबर पे आइए, फ्लोरीन की बात कीजिए, फ्लोरीन, सिंबल इसका F हो गया, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें सर तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी 1 हो गया, और इसकी वजह से ये क्या होता है दोस्तों, नॉन मेटल्स होता है। और 10वां नंबर पे लिखिएगा, नंबर 10 पे आपका आता है नियन, सिंबल हो गया Ne,
और ये 8 इसका क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी क्या आता है दोस्तों 0, और ये भी क्या है मेरा नोबल गैस। एक बार आप ठीक है ना ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि जो जो मैंने स्टार्ट किया है वो अपने आप में ख़ास है, और यहीं से आपका ठीक है ना एक ओवरव्यू डेवलप होना चाहिए कि सर ने 1 पे हाइड्रोजन को स्टार मार्क किया, वो क्यों किया, और यहाँ पे इनको नॉन मेटल ही क्यों कहें सर, ठीक है ना, जबकि है ना यहाँ पे अगर देखा जाए तो हीलियम पे और नियन पे जो है स्टार मार्क किया गया है, और इन केस में आप देख रहे होंगे कि वैलेंसी यहाँ भी 0, वैलेंसी यहाँ भी 0। तो एक जहाँ पे नॉवल गैसेस पढ़े थे आप, ठीक है ना, अब वहाँ पे एक अगर जगह है तो वहाँ कहीं लिख लीजिएगा कि जितने भी नॉवल गैसेस होते हैं ना सर, उनके का वैलेंसी कितना होता है 0। क्या होता है दोस्तों 0। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया आपका नॉवल गैसेस का कि सर नॉवल गैसेस और इनर्ट गैस का जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है, ठीक है। और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़, ठीक है। यहाँ तक हो गया हो दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए है ना, अगर जिस दिन ये मेरा बेसिक ख़त्म हुआ ना दोस्तों, है ना, तो केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना, केमिकल चेंजेस एंड रेट ऑफ इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड चेंजेस, वो मात्र 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, मात्र 3 दिन में, ठीक है ना, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 4 दिन हुआ तो हुआ, नहीं तो 3 दिन से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहले आप लोग अपना बेसिक बना लीजिए, क्योंकि आपको ये जो बेसिक पढ़ाया जा रहा है ना दोस्तों, इनको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट भी पढ़ना है, आपको पढ़ना है कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ना है, और लास्ट चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो भी पढ़ना है, और एक और चैप्टर है जिसका नाम ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। अगर ये बेसिक बिल्डअप हो गया ना तो आप देखिएगा तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही पसीना नहीं बहा रहा हूँ दोस्तों। आइए 11 नंबर पे, 11 नंबर पे बात करें तो सोडियम, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Na। सोडियम का जो लैटिन नेम होता है, ठीक है ना, वो नाइट्रियम होता है दोस्तों। तो इसके नीचे हम लोग इसका लैटिन नेम लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसका सिंबल Na से लिया गया है, नाइट्रियम से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी बात करें तो एक वैलेंसी भी 1, और ये क्या है दोस्तों इसका नेचर, तो ये एक मेटल है। उसी तरह से 12 नंबर की बात करें तो इसका नाम है मैग्नीशियम, जिसका सिंबल Mg 2, और ये भी क्या हुआ दोस्तों मेटल हुआ। 13 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, इसका नाम है एल्यूमिनियम, Al, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 3, यहाँ पे भी 3, और ये भी क्या है दोस्तों मेटल। 14 नंबर पे देखिए, फिर से मैंने स्टार मार्क किया, ठीक है ना, इसका नाम है सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है। इसका सिंबल होता है दोस्तों Si, इसका 4, और वैलेंसी भी इसका 4। लेकिन ये इस बार नॉन मेटल ना होके ये आपका यहाँ पे क्या है मेटोलॉइड है। जब आप मेटोलॉइड पढ़ रहे होंगे तो वहाँ सिलिकॉन के बारे में बताया गया था, जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा कॉपी पलट के। नेक्स्ट आता है फास्फोरस, सिंबल P, ठीक है ना। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखा जाए तो 5 होता है, वैलेंसी कितना हुआ दोस्तों 3, और फास्फोरस अपने आप में कैसा नेचर रखता है, तो ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। 16 नंबर पे आ जाइए दोस्तों, सल्फर, ठीक है ना, सिंबल हुआ S इसका, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 2। ऐसा कैसे लिखा रहा है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद कहानी आपको पूरी समझ में आएगी। सल्फर 2 हुआ ना इसका, तो ये आपका हो गया फिर से नॉन मेटल, ठीक है। अब आइए 17 पे बात करते हैं हम लोग क्लोरीन की। तो इसका सिंबल होता है दोस्तों Cl,
और ये 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1, और ये भी क्या है, क्लोरीन आपका एक नॉन मेटल्स है। ठीक है, 18 पे आइए दोस्तों। 18 पे हम लोग बात करेंगे आर्गन के बारे में, है ना। इस पे भी स्टार दीजिएगा। आर्गन का सिंबल होता है AR, ये होता है 8 और वैलेंसी इसका 0। और आप देखिए कि जिस भी एलिमेंट का वैलेंसी 0 आ रहा है वो अपने आप में एक नोबल गैस है। फिर उसी तरह से 19 नंबर पे आइए और हम बात करेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम का सिंबल K होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी 1, जिसकी वजह से ये दोस्तों क्या होता है, मेरा मेटल होता है। और हम लोग 20 नंबर पे बात करेंगे तो ये होता है आपका कैल्शियम, सिंबल C है, 2 और 2, और ये भी दोस्तों क्या होता है, अपने आप में एक मेटल होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग 10 एलिमेंट और देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगली कहानी में देखेंगे कि आगे हम लोग को अब कैसे प्रिपेयर्ड होना है। देखिए दोस्तों, 21 नंबर की बात करें हम लोग तो 21 नंबर पे लिखिएगा स्कैंडियम, स्कैंडियम। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग ऐसे से, बाकी आप लोग का ये होमवर्क है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, वैलेंसी निकालना और इसका नेचर बताना। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सब का वैलेंस और वैलेंसी और नेचर बताएंगे आप। 22 की बात करें दोस्त तो ये होता है टाइटेनियम, है ना, Ti। 23 पे बात करें दोस्तों वैनेडियम। 24 पे बात करें दोस्तों क्रोमियम। 25 पे बात करें दोस्तों मैंगनीज। 26 पे बात करें दोस्तों आयरन। 27 पे बात करें दोस्तों कोबाल्ट। 28 पे बात करेंगे तो निकल, है ना। 29 पे बात करेंगे तो कॉपर। और 30वां जो एलिमेंट है दोस्तों वो हो गया मेरा जिंक। इसका सिंबल लिख लीजिएगा Zn। कॉपर का Cu, याद रखिएगा Cu, निकल का Ni, कोबाल्ट का Co, कैपिटल C स्मॉल o लिखते हैं। आयरन में होता है Fe, है ना। तो आयरन का जो नेम लैटिन नेम होता है दोस्तों वो फेरम होता है। ठीक है ना। मैग्नीज में अगर बात करें तो Mn, क्रोमियम में हम लोग आ जाएंगे Cr, वैनेडियम में V। तो मैंने बस 3 कॉलम मैंने बताया, 3 कॉलम आप लोग खुद से होमवर्क में कर लाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज आपको अच्छे तरह से धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अब ये मैंने जो कुछ कॉलम रखा था कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना है, इसका वैलेंसी इतना है, ठीक है ना, और ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड क्यों है, उसके लिए दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहना होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो हो गया उसके बाद फिर हम लोग रेडिकल्स के बारे में जानेंगे कि रेडिकल्स कितने तरह के होते हैं, वो पढ़ेंगे अगले क्लास में, है ना, कि बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। फिर उसमें भी डिवीज़न पढ़ेंगे कि मोनोवैलेंट कौन है, डाईवैलेंट कौन है, ट्राईवैलेंट कौन है। और जिस दिन आपका रेडिकल ख़त्म हुआ, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने बेसिक से आपको क्यों लेके चला था, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, तो आप एकदम ज़रूर से लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में एकदम वायरल कीजिए, उसको शेयर कीजिए। ठीक है ना। बताइए कि हाँ इस पर्टिकुलर चैनल पे, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा दोस्तों। आपको उसके लिए मेरे साथ बने रहना होगा। चैनल को लाइक ज़रूर करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी अगर किन्हीं बच्चों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहें तो अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रिप्लाई कर दूंगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। आप समझ रहे हैं दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच।